हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और सब लोग बहुत ही सीरियसली घर पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों की कॉलेज नहीं खुल पा रहे हैं, हम लोग तुम लोगों को क्लास में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे ही अपने लिए रास्ते निकाल लेने चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये तुम लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम तुम लोगों को वीडियो लेक्चर नेट के थ्रू दे पा रहे हैं, ऑनलाइन दे पा रहे हैं। तो तुम लोग क्लास में नहीं पूछ पाते हो, हिचक होती है, डर लगता है, लेकिन यहाँ पर तुम इन वीडियोस को कई बार, कितनी बार, जितनी बार चाहो, 24 घंटे में जितनी बार चाहो उनको रिवाइंड कर 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 देख सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को अपने आप ही सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके। और उसके बावजूद भी अगर तुम लोगों को लगता है कि कोई बात समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आकर अपने कमेंट प्लेस कर देना, मैं वहाँ पर भी तुम लोगों की रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं हाई स्कूल का जो पहला चैप्टर है इंग्लिश प्रोज का, द एन्चेंटेड पूल को शुरू कर रहा हूँ। और देखिए, प्रोज को पढ़ाने का जो मकसद है वो सबसे पहले समझ लो, क्योंकि तुम लोग नए आए हो, 9th क्लास से निकलकर अभी हाई स्कूल में आए हो, तो समझ लो ये तुम लोगों पर थोपा हुआ कोई ज्ञान नहीं है ना। तुम लोगों को ज़बरदस्ती दिया जाने वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि ये वो ज्ञान है जो तुम्हारे करियर को बनाता है। ठीक है। इंग्लिश कि जो ये तुम लोगों को प्रोज दी गई है या पोइट्री दी गई है या सप्लीमेंट्री दी गई हैं, ये इसीलिए दी गई हैं ताकि तुम लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ बन सके और इंग्लिश लैंग्वेज में तुम महारत हासिल कर सको। तो ठीक है, ये तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। और ये जो एज है तुम्हारी, ये सीखने वाली एज है, इसको एनर्जी, इस एनर्जी को गेन करो और एक ही पॉइंट पर हिट करते चले जाओ, तो निश्चित रूप से तुम लोगों को सफलता मिलेगी। तो प्रोज को पढ़ाने का मकसद ये है कि तुम लोगों की वोकेबलरी तैयार होती है। दूसरा, तुम लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड का वो समझ में आता है, स्पेलिंग तैयार होती हैं, और सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है ना, वो सब समझ आता है। तो बस तुम लोग समझते रहो, मैं तुम लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर वर्ड तुम लोगों को समझ में आए, हर बात तुमको समझ में आए, और जितनी वीडियो को तुम जितनी बार भी देखो, एक बार भी तुम्हें बोरियत महसूस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, द एन्चांटेड पूल। और किसने लिखा है, इसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। तुम दो बातें ध्यान रखना कि लेसन का टाइटल क्या है, नाम क्या है और उसके राइटर कौन है। इन दो बातों को जरूर याद रखना है, क्योंकि जब तुम लोगों के एग्जाम में एक पैसेज आता है तो उस पर कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं, तो कई बार ये आ जाता है कि इसके राइटर बताओ और इस लेसन का नाम बताओ, तो वो 2 नंबर का होता है, तो एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, द एन्चांटेड पूल, रिटन बाय सी राजगोपालाचारी। पार्ट वन मैंने इसलिए लिखा है इसको क्योंकि इस लेसन लंबा लेसन है, तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 3 वीडियो लेक्चर मैं तैयार करूंगा, तो तीनों को बहुत मैं तुम लोगों को शेयर करता रहूँगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो ताकि उन लोगों को भी अच्छे से इसका लाभ मिले। Hey guys, welcome all to my YouTube channel HV English Learning. So keep watching my upcoming videos on my channel. For notification, don't forget to subscribe my channel and to press bell icon button. This is your educator Hem Verma. Let's begin our learning videos in very simple, easy and convincing method. तो चलिए, लेसन यहाँ से शुरू होता है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स। इसकी पहले तो तुम ये काम किया करो कि एक संक्षेप में इसकी कहानी को समझ लिया करो। ठीक है, युधिष्ठिर क्या है कि मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ, समरी इसकी बता देता हूँ कि युधिष्ठिर और उसके भाई को वनवास दे दिया गया है। पांडवों को, जो 5 पांडव थे, उनको वनवास मिल चुका है और वो लोग जंगल में भटक रहे हैं। तो प्यास उन लोगों को बहुत तेज लगी है, तो पानी की तलाश में वो लोग एक सरोवर को ढूंढने के लिए निकल गए, और वहाँ से वो बहुत देर हो गई लेकिन नहीं आए। युधिष्ठिर वहीं वेट कर रहे थे, उनको भी बहुत तेज प्यास लग रही थी, लेकिन बहुत देर हो गई तो उसके भाई नहीं आए, तो उन्हें चिंता हुई और वो भी उन्हीं की तलाश में निकल पड़े। तो वो एक सरोवर के पास पहुंचे तो उनके चारों भाई मूर्छित अवस्था में लेटे हुए थे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा दुख हुआ, है ना। तो तभी एक बॉडीलेस आवाज़, निराकार वॉइस आई और उसने कहा कि तुम रुक जाओ, तुम पानी, जब वो पानी पीने के लिए खुद भी उतरे तो उनसे कहा कि तुम्हारे भाइयों ने भी ये गलती की थी, तुम ये गलती ना करो। ठीक है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, तो बताइए आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अपने क्वेश्चंस किए। तो वन बाय वन करके बहुत सारे रैपिडली उन्होंने क्वेश्चंस रखे और सभी क्वेश्चंस के जवाब उन्होंने बहुत ही धैर्य से दिए। और इस पर जो यमराज थे, जो कि यक्ष के भेष में आए थे, वो खुश हो गए और उन्होंने उनके चारों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। तो ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं इस चैप्टर को। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। देखो यहाँ पर एक सेकेंड रुको।
हाँ, यहाँ पर जो ये वर्ड है एंजाइटी, एंजाइटी जो वर्ड है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग क्या है? ANXIETY। लेकिन तुम लोगों को समझ कैसे आ रहा है, देखकर समझ कैसे आ रहा है? ये ऐसा लग रहा है जैसे है NXCAT। ठीक है, तो तुम लोगों को जब पढ़ने में ये समझ आ रहा है NXCAT, क्योंकि तुम लोगों ने मीनिंग का लगाया, जो फार्मूला होता है कि हाँ भाई किस तरह से वॉवेल्स और लेटर्स मिलकर जो बाकी लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट से मिलकर किस तरह से वर्ड को बनाते हैं, उसको पंचुएट कैसे किया जाता है, तो तुम लोग अपने हिसाब से करते हो, है ना। तो यहाँ पर ANXIETY ये हो रहा है कि NXCAT, तो इसको माइंड में NXCAT रखो, मतलब जो तुम लोगों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक है समझना वो रखो, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एंजाइटी। तो दोनों बातों को याद रखो, ये स्पेलिंग तुम्हारी पक्की हो जाएगी इससे जब तुम अपने माइंड में रखोगे NXCAT, ANXIETY, NXCAT, ठीक है। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन सही क्या है? एंजाइटी। तो हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से समझते रहो, इसकी स्पेलिंग भी अच्छे से समझते रहो, और उसका वर्ड मीनिंग भी समझते रहो, और जब पूरा सेंटेंस हो जाए तो उसका अर्थ भी अच्छे से समझते रहो। जो युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर ने वेट किया फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन एंजाइटी, एंजाइटी में मतलब चिंता में पड़कर, एंथर्स्ट और प्यास से व्याकुल होकर, यानी कि उन्हें बहुत तेज प्यास लग रही थी और उन्हें चिंता भी हो रही थी, और लेकिन तब भी वो अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। अब वो अपने मन ही मन सोच रहे हैं, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या किसी श्राप की वजह से उन्हें कोई सजा मिल गई है? और आर दे स्टिल वंडरिंग, या वो अभी भी, वंडरिंग का मतलब, या वो अभी भी भटक रहे हैं, अबाउट, इधर उधर, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। क्या अभिशापित हो चुके हैं वो, मतलब किसी अभिशाप के वश में आ चुके हैं, उन्हें कोई सजा मिल चुकी है, या वो अभी भी जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं? वो अपने मन मन सोच रहे थे। कैन दे हैव फेंटेड, फेंटेड का मतलब क्या है? फेंटेड का मतलब होता है कि बेहोश हो चुके हैं, क्या वो कहीं बेहोश मतलब मूर्छित हो सकते हैं, और डाइड, या फिर मर सकते हैं, ऑफ थर्स्ट, थर्स्ट का मतलब प्यास, प्यास की वजह से, कहीं ऐसा तो नहीं है वो मूर्छित हो गए हों, या कहीं ऐसा तो नहीं है मर गए हों, मतलब उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अनेबल टू बेयर दीज थॉट्स, अब देखो ये जो वर्ड है बेयर, मैंने क्या बोला इसका? बेयर, तुम लोग इसको पढ़ोगे बियर, ये बियर नहीं है बल्कि ये है बेयर। हालांकि बियर जो पी जाती है, जो ड्रिंक होती है, उसकी स्पेलिंग होती है BEER, ठीक है, तो वो तो वर्ड ही अलग हो गया, लेकिन BEAR दो वर्ड होते हैं, एक को तो हम बोलते हैं बेयर और दूसरे को बोलते हैं बियर। जब नाउन के रूप में यूज होता है तो वो होता है भालू, लेकिन यहाँ पर क्या, ये इन्फिनेटिव के साथ में यूज हुआ है, वर्ब है ये, तो क्या है ये है बेयर, मतलब सहन करना। तो अनेबल टू बेयर दिस थॉट्स, इन विचारों की वजह से अपने आप को संभालने में असमर्थ पाकर, एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और बहुत ज़्यादा प्यास लगने की वजह से, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। तो गेव अप का मतलब क्या होता है? त्याग देना, ठीक है। तो गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, तो उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, और लुक फॉर, देखो लुक फॉर क्या है? ये ईडियम है, वर्ब और प्लस प्रीपोजिशन से मिलकर ये ईडियम बना है। ईडियम किसको कहते हैं? ईडियम फ्रेजेस हम उनको बोलते हैं जब शब्दों का समूह एक ही अर्थ निकाल कर लेकर आता है, ठीक है। तो लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, सर्च करना। एंड स्टार्टेड आउट, और वो बाहर निकल गए, लुक फॉर ढूंढने के लिए, तलाश में, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की, एंड द पूल और तालाब की, हॉपिंग इस आशा में, दैट ही माइट फाइंड देम कि वो उनको ढूंढ लेंगे, मतलब तालाब को और अपने भाइयों को ढूंढ लेंगे, इसी तलाश में वो बाहर निकल गए। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन डिक्शन, his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool full clear water। यहाँ पर फुल ऑफ होना चाहिए, फुल ऑफ क्लियर वाटर, मतलब वाटर से परिपूर्ण। अब देखो यहाँ पर युधिष्ठिर प्रोसीडेड, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो युधिष्ठिर आगे बढ़े, इंडिक्शन, इस कल्पना में, इस अंदाजे के साथ में, हिज ब्रदर्स के उसके भाई हैड टेकन अवे,
के ले जाए गए हैं, जैसा कि वो सोच रहे थे कि कहीं कोई श्राप उनको खींच कर तो नहीं ले गया है, तो वो ले जाए गए हैं। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स या इन्हीं ट्रैक्स, ट्रैक्स का मतलब पगडंडियाँ, रास्ते छोटे छोटे जहाँ पर बन जाती हैं, वो लीक बन जाती हैं, तो इन्हीं पगडंडियों के जरिए फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली, वाइल्ड का मतलब जंगली और बियर का मतलब आ गया नहीं पर, तो इसको हम बोलेंगे बियर, ठीक है। तो जंगली भालुओं से भरा हुआ। एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड का मतलब होता है चितकबरा, चितकबरे जो अलग अलग रंग के चितकबरे टाइप के जो हिरन होते हैं, तो चितकबरे हिरनों से भरा हुआ। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और विशाल जंगली पक्षियों से भरा हुआ। टिल ही केम अपॉन, जब तक कि वो ना पहुंच गए अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक ऐसे हरे घास के मैदान तक। मीडो का मतलब होता है मैदान, घास का मैदान। अराउंड अ पूल, जो एक पूल के चारों तरफ था, एक सरोवर के चारों तरफ था। फुल ऑफ क्लियर वाटर, जो स्वच्छ पानी से भरा हुआ था, ठीक है। तो युधिष्ठिर इस कल्पना में आगे बढ़ते चले गए कि शायद उसके भाइयों को कोई श्राप उसी तरफ खींच कर ले गया है, और इन्हीं रास्तों से वो गए होंगे, जो रास्ते जंगली भालुओं से, चितकबरे हिरनों से, या बड़ी बड़ी विशालकाय जंगली पक्षियों से भरे हुए हैं। और वो तब तक चलते रहे जब तक वो एक हरे घास के मैदान तक नहीं पहुंच गए, और जो घास का मैदान एक सरोवर के चारों तरफ था, ठीक है। तब तक वो चलते रहे। बट वैन ही सा हिज ब्रोदर, लेकिन जब उन्होंने अपने भाई को देखा, लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स की भांति। फ्लैग पोल का मतलब जो मतलब फ्लैग में, फ्लैग झंडा जो होता है और झंडे में डंडा लगता है, ठीक है ना, तो उसकी भांति मतलब खंबे की भांति। तो खंबे की भांति लाइंग, लाइंग का मतलब पड़े हुए थे। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वो अपने दुख को नहीं रोक सके, अपने दर्द को नहीं रोक सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज को उठाया, मतलब तेज चिल्लाए वो। एंड वेप्ट, और उन्होंने विलाप करना शुरू कर दिया, यानी कि वो रोना शुरू हो गए। तो लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने भाइयों को खंभों की तरह नीचे जमीन पर पड़े हुए देखा, और उन्हें देखकर वो अपने दर्द को नहीं रोक पाए, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे और रोने लगे। ही टच्ड द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन। टच्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? टच का मतलब तुम लोग जानते ही हो, स्पर्श करना। तो द फेस ऑफ भीमा, भीम और अर्जुन के चेहरों को उन्होंने स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल, क्योंकि वो अभी भी इतने शांत लेटे हुए थे। एंड मौन, और उन्हें देखकर वो विलाप करने लगे। मौन का मतलब होता है विलाप करना। Was this to be the end of all our vows? vows का मतलब प्रतिज्ञाएं। हर मीनिंग पर ध्यान देना और इनको लिखते भी रहना अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो क्या अब हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था? क्या यहीं पर हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था? जस्ट वहन, केवल तभी, आउट एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास खत्म होने वाला है, जब हमारे वनवास का अंत होने वाला था, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत इस तरह से होना था? यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है, तुम्हारे जीवन को मुझसे छीन लिया। टेकन अवे का मतलब छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई फॉर्चून, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य में, मेरी विपत्ति में मुझे अकेला छोड़ दिया है। तो उन्होंने भीम तथा अर्जुन के फेस को स्पर्श किया, जो बहुत ही शांत अवस्था में लेटे हुए थे, और उनकी हालत को देखकर वो बहुत ज़्यादा मौन हुए, विलाप करने लगे, और वो सोचने लगे कि क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का अभी अंत होना था, जब हमारा वनवास खत्म होने ही वाला था। और इस समय तुम लोगों को, यानी कि उनके भाइयों को, उनसे छीन लिया गया है, और ऐसी विपत्ति में ईश्वर भी उनके साथ नहीं है। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. As he looked at their mighty limb, अब देखो यहाँ पर looked at का मतलब नजर डालना। Their mighty limbs, विशालकाय अंगों, mighty का मतलब है शक्तिशाली। जब उन्होंने उनके शक्तिशाली, limbs का मतलब अंग, तो जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों पर नजर डाली, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब इतने ज़्यादा
असहाय हो चुके थे। तो ही सैडली वंडर, तो वो दुखी मन से सोचने लगे। वंडर का मतलब सोचने लगे, आश्चर्यचकित होने लगे। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देन, यहाँ देन नहीं है, ये दैम है। तो कौन इतना पावरफुल हो सकता है, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है टू किल देम, जो उनको मार डाले। तो जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों पर नज़र डाली और वो सोचने लगे, वो दुखी मन से सोचने लगे कि यार कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो इन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, फिर क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, असहनीय प्यास हो रही थी। तो देन ही टू, उन्होंने भी डिसेंडेड का मतलब है उतरना शुरू किया, यानी कि वो भी उतरे इनटू पूल, उस सरोवर के अंदर। ड्राउन टू द वाटर से जो खींचे चले जा रहे थे बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अपनी बहुत ज़्यादा प्यास की वजह से जो वो पानी की तरफ खींचे चले जा रहे थे, तो वो भी सरोवर के अंदर उन्होंने खुद को उतारना शुरू किया। डिसेंट का मतलब होता है उतार, ठीक है, और असेंड का मतलब होता है चढ़ाव। तो उन्होंने भी उतरना शुरू किया। एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वॉट, एट वंस तभी, एट वंस का मतलब तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म, बिना आकार की, फॉर्म विदाउट फॉर्म, बिना आकार की आवाज ने उनको वार्न का मतलब चेतावनी दी। समझ आ गया। तो तब उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए, वो भी उस पानी से जब खींचे चले जा रहे थे, तो उन्होंने भी अपने आप को उस पूल में उतारना शुरू किया। लेकिन तभी एक निराकार आवाज ने उनको चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई, डाइड मरे, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना। तो हीड का मतलब है यहाँ पर ध्यान देना। तो क्योंकि उन्होंने मेरे वर्ड्स पर, मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे भाइयों की मौत हो गई। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चंस का उत्तर दिए बिना ही उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। डोंट फॉलो देम, तुम ऐसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, ठीक है। तो तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो, योर थर्स्ट, अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये सरोवर मेरा है, ठीक है। तो पहले मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो, उसके बाद में अगर तुमने सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक आंसर दिए, तो तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर में तुम इतना ही समझ लो और इनके वर्ड मीनिंग को अच्छे से समझ लेना, और बहुत अच्छे से कई बार रिवाइंड करके वीडियो को देखना। और इतना जितना मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके एक एक वर्ड का मतलब क्लियर होता रहना चाहिए। तुम लोगों को शुरू में मेहनत करनी है, कुछ नई नई वोकेबलरीज तुम लोगों के सामने आती रहेंगी, तो उन सभी वोकेबलरीज का तुम स्टोर बनाते चलो। और ये प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस से ही होगा। जब तुम पढ़ोगे, जब तुम प्रोज को पढ़ोगे या पोइट्री या जो सप्लीमेंट्री है उनको पढ़ोगे, या और तरीके से भी तुम प्रैक्टिस करोगे, तो जो वोकेबलरी होती है वो प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। तो एक बार तुम्हारा स्टोर बन गया, तो वही वर्ड वो बार बार रिपीट होते चले जाएंगे, तो पक्के भी होते चले जाएंगे वो, ठीक है। और तुम्हारी वोकेबलरी बढ़ती भी चली जाएगी, नए वर्ड और ऐड होते चले जाएंगे। तो जो चैप्टर तुम शुरू में बात कर रहे हो, जिस चैप्टर से, उस चैप्टर के वर्ड मीनिंग एक एक को क्लियर करते चलो, और उसके अर्थ को पूरी तरह से क्लियर करते चलो। और नेक्स्ट लेसन में जब तुम पहुँचोगे, तो यही वर्ड, यही नॉलेज तुम लोगों के लिए फीडबैक बनकर उतरेगी, और वो लेसन बाय लेसन आसान होते चले जाएंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।